सफलता जिस ताले में बंद रहती है ना दोस्तों, उसकी केवल दो चाबियां होती है। एक होती है कठिन परिश्रम की चाबी। आप लगातार मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपकी सफलता का ताला खुल जाएगा। दूसरी चाबी होती है भाग्य की चाबी। अगर आपका भाग्य प्रबल है, आपका भाग्य मजबूत है, तो आप सिर्फ चाबी लगाइए, आपकी सफलता का ताला खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और आने वाले 30 दिनों तक आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। साथ ही सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्य देव पूरी सृष्टि के ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव न सिर्फ ऊर्जा के कारक होते हैं बल्कि यह हमारे जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि, सफलता, पद प्रतिष्ठा और आरोग्यता के कारक होते हैं। इसके अलावा शारीरिक संरचना में सूर्य महाराज का कंट्रोल हमारे हड्डियों के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं उस व्यक्ति की हड्डी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। इसके विपरीत सूर्य देव जिस व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर अवस्था में होते हैं उस व्यक्ति की हड्डी कमज़ोर होती है। इसके अलावा सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में न तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और शुभ अवस्था में होना आवश्यक होता है। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो वह काफ़ी बलवान और श्रेष्ठ परिणाम देता है। ठीक इसके विपरीत जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो वह नकारात्मक और अशुभ परिणाम देता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज अपनी नीच राशि तुला राशि में 18 अक्टूबर की रात्रि 1:30 पर प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में सूर्य महाराज आने वाले 30 दिनों तक अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपकी दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य देव इस समय गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जो दूसरा स्थान होता है वह आपके संचित धन का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपके प्राथमिक शिक्षा का होता है। इसके अलावा आपके पैतृक संपत्ति, आपके ससुराल और कहीं ना कहीं यह आपके शरीर में आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में सूर्य देव का दूसरे स्थान में गोचर करना
गोचर कुंडली में आपकी वाणी में इस समय उग्रता ला देगा, क्योंकि सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे दूसरे स्थान में। ऊपर से केतु और मंगल का अंगारक योग सूर्य देव के इस गोचर काल में आग में घी डालने का कार्य करेगा। यानी कि इस समय सूर्य, केतु और मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में कर्कशता देखने को मिलेगी। जिससे भी आप बात करेंगे वह व्यक्ति इस समय आपसे बात करना पसंद नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी वाणी में जितना ज़्यादा हो सके मीठे शब्दों का उच्चारण करें, यानी कि मीठे शब्दों को बोलिए, क्योंकि इस समय आपकी वाणी दूसरे लोगों को चुभ सकती है। तो वहीं जो दूसरा स्थान होता है दोस्तों, वह आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो ऐसे में इस समय परिवार के लोगों के बीच में कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कोई न कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के पुराने समय से कोई समस्या चल रही है तो उसमें इस समय वृद्धि हो सकती है। वह समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। अगर आप पैतृक संपत्ति के द्वारा व्यापार करना चाहते हैं तो दोस्तों, इस समय आपको धन निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दूसरा स्थान कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष का होता है, आपकी पड़ोसियों का होता है। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों, इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिलेगी और पड़ोसियों के साथ भी इस समय आपको बहुत ही सहजता के साथ पेश आना है। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस गोचर काल के दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो अष्टम स्थान होता है वह आपकी रुकावटों का होता है, आपकी जीवन में आने वाली बाधाओं, परेशानियों और चुनौतियों का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं गुप्त विद्या, अचानक प्राप्त होने वाले धन का भी होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में दृष्टि डालने का मतलब है इस समय आपकी जीवन में समस्याएं तो आएंगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव से काफ़ी हद तक उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई खोज कर रहे हैं, तो इस समय आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा ज्योतिषियों के लिए और रिसर्चर के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपकी छठी इंद्री जागृत रहेगी, जिसकी वजह से आप आने वाले समय के बारे में पहले से ही जान लेंगे। यानी कि यह जो 30 दिन का समय रहेगा, इस समय आपकी सिक्स सेंस काम करेगी, जिसकी वजह से दोस्तों होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से ही हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपके अष्टम भाव में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम और तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 12वां स्थान होता है वह आपके खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी, अस्पताल और कहीं ना कहीं जेल यात्रा का भी होता है। इसके अलावा मोक्ष का स्थान भी कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य देव का 12वें भाव के स्वामी होकर के दूसरे स्थान में अपनी नीच राशि में गोचर करना इस समय आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इस समय फिजूल की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में आपके धन खर्च हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खर्च करने से पहले आपको अपने बजट का विशेष रूप से ध्यान रखना है और जितना ज़्यादा हो सके बेकार की चीज़ों में खर्चा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड इत्यादि में, तो सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको ठहर जाना चाहिए। जब सूर्य देव अपनी मित्र राशि यानी कि वृश्चिक राशि और धनु राशि में गोचर करेंगे तो उस समयावधि में आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको निवेश करने से बचना चाहिए। साथ ही
परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के आपको चिंतित रहना पड़ सकता है, यानी कि कुछ धन खर्च स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य देव का अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब सूर्य देव के इस नीच राशि में गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोजाना सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए और रोजाना सूर्योदय के पश्चात अर्घ्य देने के पश्चात आप सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार रोजाना जाप कीजिए। सूर्यदेव का यह गोचर काल काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में पड़ेगी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।